गर्मी में 5 अनाथ बहनों ने बसाया नदी किनारे संसार। 5 साल की पूजा, 9 साल की निशा गर्मी से बेहालत शरीर खुजला रही होती है। तभी बड़ी बहन आशा आती है। निशा, पूजा, तुम दोनों चिलचिलाती धूप में चौखट पर क्यों बैठी हो? कितनी गरम गरम लू बह रही है, लू लग जाएगी, घर में आ जाओ। नहीं दीदी, गर्मी तो कितनी गमस चाहिए, मुझको बड़ी गर्मी लग रही है, खुजली भी मच रही है, मुझको ठंडे ठंडे पानी से नहला दो ना। बोलते बोलते पूजा की आंखें डबडबा जाती हैं। भीषण गर्मी के चलते बच्ची के शरीर में घमौरी के दाने भरे थे और फुंसी से खून भी निकल रहा था। रो मत मेरी प्यारी पूजा, सुमन और किरण दीदी पानी भरने गई हैं, बस पानी लेकर आती होंगी, फिर मैं तुम्हें ठंडे ठंडे पानी से नहला दूंगी। बेचारी किरण सुमन कड़ी धूप में बाल्टी भगोने लिए पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी थी। किरण दीदी, अब मुझसे और इस चिलचिलाती गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। समझ सकती हूँ सुमन, बस एक जने के बाद हमारी बारी आने वाली है पानी भरने की। तभी आगे वाली महिला के हटते ही झगड़ालू कमला फट से बड़ा सा गैलन लगा देती है। अरे कमला ताई, ये तो गलत बात है। हम दोनों बहनें एकदम पीछे से नंबर लगा कर खड़ी थी, आपने बीच में से अपना गैलन लगा दिया। आप तो पीने का पानी सबसे पहले भर चुकी हैं। अरे पीने का पानी भर लिया तो क्या उसमें पूरा दिन थोड़ी ना चलेगा गुजारा? गर्मी का मौसम है भैया, पानी का ज्यादा खर्चा है। चलो हटो पीछे दोनों, पहले मेरी बाल्टी गैलन भरेगा, फिर भर लेना तुम। जाने दो दीदी, इनसे चिकचिकबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ 1.5-2 घंटे इंतजार किया है, थोड़ी देर और सही। कमला जैसे पानी भर कर हटती है, तभी चंपा बाल्टी लगाकर चिढ़ते हुए कहती है, हाँ, एकदम बर्फ जितना ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है, आज तो खूब नहाऊंगी। इतनी देर तक पानी के इंतजार में गर्मी में खड़े खड़े दोनों बहनों की हालत खराब हो जाती है, जिससे सुमन भड़कते हुए बाल्टी हटा देती है। बस बहुत हो गया, आप सबका तमाशा लगा रखा है। किरण दीदी, आप बाल्टी लगाओ। घमंडी पड़ोसन चंपा राशन पानी लेकर बेचारी दोनों गरीब बहनों पर चढ़ जाती है। दो कौड़ी की कोढ़िन की बेटी, तेरी मजाल कैसे हुई मेरी बाल्टी खींच कर साइड करने की? चल अब उठो यहाँ से तुम दोनों, अब से यहाँ पानी नहीं भर सकती हो। क्यों नहीं भरेंगे हम पानी? हम भी किराया, बिजली, पानी का बिल चुकाते हैं। अरे ओ मोहल्ले के मर्दानों, तुम में दम नहीं है क्या? रोको इन छोकरियों को, कि इनकी माँ कोढ़ी की रोगी है, छुआछूत फैलाएगी ये। मोहल्ले के मर्दाने कमला के भड़कावे में आकर उन्हें दूर धकेल देते हैं। दोनों बहनों का हाथ पांव जख्मी हो जाता है और पानी भी भाग जाता है। खाली बाल्टी लेके दोनों खांचे में आती हैं, जहां रोग से ग्रस्त खाट पर पड़ी सविता पानी मांगती है। बिटिया, 1 गिलास पानी पिला दे, बड़े जोर की प्यास लगी है। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सुमन, किरण, तुम दोनों रो क्यों रही हो? बाल्टी क्यों खाली है? किरण बिलखते हुए सारी बात बताती है। हे भगवान, घर में एक बूंद पानी नहीं है, सारा काम अधूरा पड़ा है, कैसे निपटाएंगे बगैर पानी के खाना, बर्तन, नहाना धोना। अब तो केवल एक ही चारा बच गया है दीदी, चलो हम 5 बहनें नदी पर चलते हैं। पर सुमन, वो नदी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, आते जाते सांझ ढल जाएगी, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी है। पर दीदी, अपने मैले कपड़े सर्फ में भिगो दिए हैं, अगर आज धुले नहीं तो गर्मी से बदबू आ जाएगी। नदी पर चलकर हम कपड़े भी धो लेंगे, बर्तन मांज लेंगे और नहा धो भी लेंगे। 5 बहनें कड़ाके की गर्मी में नदी पर आ पहुंचती हैं। नदी का पानी हीरे की तरह चमक रहा था। किरण दीदी, सुमन दीदी, इस नदी का पानी तो बर्फ के जितना ठंडा ठंडा है, मुझको नहाने में बड़ा मजा आ रहा है, आप भी नहाओ ना। मैं बर्तन मांज कर नहा लूंगी निशा, तुम नहाओ और ज्यादा अंदर मत जाना, नदी का पानी गहरा है। दोनों छोटी बहनें ठंडे पानी में छपक छपक कर नहाने लगती हैं। अरे वाह, इस नदी का पानी इतना शुद्ध और स्वच्छ है कि बिना रगड़े पटके कपड़ों के मैल निकल गए। हाँ, बर्तन भी कितने चमचमा रहे हैं, कितनी ठंडक है यहाँ। मेरा तो दिल कर रहा है इस नदी किनारे हम अपना संसार बसा लें। कुछ देर में 5 नदी पर से काम खत्म करके घर आती हैं, जहाँ बीमार माँ पसीने में लथपथ पड़ी थी। बिटिया, जरा पंखा कर दे, मन बड़ा बेचैन हो रहा है। हाँ माँ, भी करती हूँ, लगता है गर्मी से लाइट कट गई है। तभी चमन लाल किराया मांगने आ धमकता है। बिजली मैंने कटवाई है, क्योंकि पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं भरा है। अब मेरा मकान खाली कर दो। मकान खाली कर दे? मगर क्यों? इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, अपनी बीमार माँ को कहाँ लेके भटकेंगे हम? ये तुम्हारा झमेला है, खुद समझो। तुम लोगों के चलते मैं पूरा चोल थोड़े ना खाली करवाऊंगा। बाकी जब तक तुम खाली नहीं करोगी, बिजली पानी चालू नहीं करूंगा। गर्मी में सड़ना हो तो तुम्हारी मर्जी।
अड़ोस पड़ोस मकानदार सब बेचारी बहनों के बैरी हो जाते हैं। वहीं गर्मी का कहर से सविता की दशा बिगड़ती जा रही थी। 5 बहनें नदी पर आकर फूट फूट कर रोती हैं। आखिरकार सविता 5 बेटियों को अनाथ छोड़कर गुजर जाती है। ना समझ पूजा निशा कफन हटाकर स्वर्गवासी माँ के सीने से लगकर बिलखने लगती हैं। माँ उठो ना, दीदी माँ इतनी देर तक क्यों सो रही है, उठाओ ना इनको। माँ हमें अनाथ करके चली गई है पूजा। तभी निर्दयी मकान मालिक उनका सामान उठाकर फेंकने लगता है। अरे तुम सब अनाथ बहनों ने क्यों मेरे आंगन में मैयत लगा रखी है, चलो फूटो यहाँ से सब। 5 टूटे मन से माँ की लाश उठाकर शमशान घाट लाकर अंतिम संस्कार कर देती हैं और धूप में मारी मारी फिरने लगती हैं। दीदी दीदी मेरे पैर में छाले पड़ गए, घर चलो ना। घर का नाम सुनते ही तीनों बड़ी बहनों का दिल निकल आता है। अब हम अनाथ बहनों का कोई घर नहीं है निशा। 5 अनाथ लाचार बहनें लू भरी गर्मी में चलती जा रही थीं। तभी पूजा की घिसी चप्पल टूट जाती है। 5 प्यास से व्याकुल थी। दीदी धूप से कदम उखड़ने को हो रहे हैं, अब और नहीं चला जाता। नसीब उन 5 अनाथ बहनों को उसी नदी पर ले आता है जहां ठंडा ठंडा पानी बह रहा था। 5 नदी वाली छायादार जमीन पर विश्राम करती हैं। तभी किरण, दीदी वो देखो ये जानवर कैसे जमीन में गड्ढा बनाकर सोई पड़े हैं। किरण, घास वाली जमीन में ठंडक मिलती है, इसीलिए ये ऐसा गड्ढा खोद कर बैठे हैं। दीदी वो चिड़िया रानी चोंच में घास क्यों चुन रही है? ताकि वह अपने आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बना सके पूजा। फिर तो हम भी नदी किनारे अपना घर बनाकर बड़े आराम से रह सकते हैं। पूजा का विचार बाकी चारों को रास्ता दिखाती है। दीदी इस नदी किनारे की जमीन पड़ी हुई है, हम यहाँ पर अपना संसार बसा सकते हैं। यहाँ स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा मिलेगी, और क्या चाहिए। कम से कम किराया देने की चिंता तो नहीं रहेगी। सही कह रही हो तुम किरण, देखो इस जंगल में दूर दूर तक हरी दूब की घास है और नींव बनाने के लिए लकड़ियां तो हमें पेड़ों से मिल जाएंगी। अब 5 अनाथ जुगाड़ बहनें मिलजुल कर कड़कड़ाती धूप में कड़ी मेहनत करके कठोर लकड़ी काटकर घर की नींव बनाती हैं। दोनों छोटी बहनें घास इकट्ठा करती हैं। ये लो सुमन दीदी, हमने 2 टोकरी घास इकट्ठा कर लिया है। शाबाश मेरी बहादुर बहनों, मगर इतने से बात नहीं बनेगी, हमें और घास चाहिए होगा। ठीक है दीदी, हम और घास जुटा लेंगी। लगभग कुछ घंटों के संघर्ष के बाद 5 नदी किनारे अपने लिए घास का मजबूत टिकाऊ झोपड़ा बना लेती हैं। देखो सूरज डूब रहा है, अंधेरा ढलने वाला है। अब घर के अंदर चलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में जंगली जानवर भटकने लगेंगे। दीदी मुझको भूख लगी है। मैंने देखा था, थोड़ी दूरी पर काफी मीठी शहतूत और बेरी का पेड़ लगा हुआ है, मैं तोड़ कर लाती हूँ। दोनों बहनें भोजन की तलाश में जाती और पेड़ से शहतूत बेर ले आती हैं, जिससे सब पेट भरते हैं। अरे वाह, बेर कितने पक्के और मीठे हैं, मजा आ गया खाकर। 5 अनाथ बहनें नदी किनारे बसाए अपने आशियाने में सुकून की नींद सोती हैं। अगले दिन किरण को नदी के पास एक नन्हा सा साग उगा दिखता है, जिसे उसे जुगाड़ आता है। दीदी देखो ये साग का पौधा कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मगर किरण, इसमें हमारा पेट थोड़ी भरेगा। घर तो बन गया, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ करना होगा। दीदी देखो इस नदी के किनारे की जमीन कितनी उपजाऊ है, हम यही खेती बाड़ी कर लेते हैं। वैसे भी गर्मियों के सीजन में हरी सब्जियां काफी महंगी हैं बाजार में। हाँ ये विचार अच्छा है, और खेत की सिंचाई हम नदी के पानी से कर लेंगे। अब 5 भीषण गर्मी में भूभाग को काफी साफ करती हैं और क्यारियां बनाकर फसल की बुआई कर देती है और नदी से छोटा छोटा रास्ता बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाने का जुगाड़ करती हैं। अब फसल की सिंचाई अच्छे से हो जाएगी, बस हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। अब खेती बाड़ी करके 5 बहनें नदी से ताजी मछलियां निकालकर बेचना चालू कर देती हैं। वहीं कुछ ही हफ्तों में उनके खेत में हरी साग सब्जी, रसीले टमाटर निकलने लगते हैं, जिससे 5 अनाथ बहनें अपना भरण पोषण कर पाती हैं। आओ आओ, नदी किनारे उगी ताजी सब्जी ले जाओ, जो खाएगा वो गुन गाएगा, जो नहीं खाएगा पछताएगा। नन्ही पूजा के सब्जी बेचने का तरीका सुनकर ग्राहक मुस्कुराते हुए खींचे चले आते हैं। अरे वाह, सब्जी तो बड़ी ताजी है। बहन 1 किलो देसी टमाटर, 2 किलो फूल गोभी तौल देना। जी बिल्कुल, अभी देती हूँ। अरे ये रेहू मछली क्या भाव दे रही हो? 120 रुपए किलो का रेट लगेगा भाई जी, नदी से निकाल कर लाए हैं, एकदम जिंदा मछली है। ठीक है, 2 किलो तौल दो। प्रतिदिन के साथ 5 अनाथ बहनें बाजार लगाकर अच्छा लाभ कमाती हैं और खुशी खुशी अपने नदी के संसार में बस कर रहने लगती हैं। देख लिया बेटा, बुरा मत मानना, तेरी बहन का घर बसने का सवाल है। आज इसे फिर से लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू आज चाहे कुछ भी हो अपने कमरे से मत निकलना बेटा। क्यों माँ, जब भी दीदी को देखने कोई आता है तो तुम मुझे क्यों कमरे में बंद कर देती हो?
तू समझ बात को दिया। जब भी कोई अंजलि को देखने आता है तो वो उसके आगे तुझे पसंद करके चला जाता है क्योंकि तू गोरी चिट्टी है। लेकिन मुझे तो तुम दोनों का ही घर बसवाना है ना, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस बार भी यही हो। इसीलिए मेरी बच्ची आज तू अंदर ही रहना। ठीक है। दिया ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद आरती अंजलि के साथ बाकी के कामों में लग गई। अंजलि और दिया दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों के रंग रूप में बहुत ही ज्यादा अंतर था। जहां अंजलि काली थी तो वहीं दिया गोरे, चिट्टी और सुंदर थी। आज अंजलि को देखने वाले लड़के आने वाले थे और कुछ ही देर बाद वो लोग आ भी गए। आइए जी आइए। अरे आइए 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 जी, यहाँ बैठिए, आइए। आरती और मुकेश ने लड़के वालों को बिठा लिया। वहीं उनकी आवाजें सुनकर दिया अपने कमरे में चिढ़ रही थी। आगे वो लोग? हाँ, माँ को भी पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे अगर घर टूटता है दीदी का तो टूटने दो, जो भी हो। मैं इस तरह से कमरे में बंद नहीं रहूंगी। अगर लड़के वाले दीदी को ठुकरा कर जाते हैं तो उन्हें जाने दो, मैं तो बाहर जाऊंगी। हाँ वैसे बहन लड़की तो अच्छी है, बस जरा रंग सांवला। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अरे आरती जी ये कौन है? जी ये मेरी बेटी है। अरे नहीं दिया, क्यों कमरे से निकल आई? माँ आपने बोला था कि मैं कमरे में रहूं, लेकिन मुझे प्यास लग रही थी तो मुझे आना पड़ा। मुझे थोड़ा पानी दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी। आरती ने दिया को पानी दे दिया, जिसके बाद वो वापस से अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से अंजलि का रिश्ता फिर से खतरे में पड़ गया। आरती जी, तुमने अपनी इस बेटी के बारे में तो कभी नहीं बताया। कितनी सुंदर है ये, इसकी शादी करने का कब ख्याल है? जी वो मेरी बेटी दिया अभी छोटी है तो अभी मैं उसकी शादी नहीं करूंगी, पहले अंजलि की ही करूंगी। ठीक है, तो जब आप अपनी छोटी बेटी की शादी करो हमें बता देना। अभी फिर मुझे भी शादी नहीं करनी है। चलो माँ। अरे सुनिए तो सही। अरे चले गए। आज भी दिया की वजह से अंजलि का घर बसता बसता टूट गया, जिससे कि अंजलि का दिल भी टूट गया। जब वो लोग चले गए तब आरती ने दिया से बात की। दिया तुझे मना किया था ना कि कमरे से मत निकलना, फिर क्यों निकली? माँ मुझे प्यास लगी थी। माँ आप दिया को मत डांटिए। अब जब मैं ही सुंदर नहीं हूं तो इसमें इसकी क्या गलती है? जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा। आप घर में कलेश मत कीजिए। अंजलि ने ऐसे ही बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और आज फिर से अंजलि और दिया को लड़के वाले देखने आए। बेटा जाओ, दोनों बहनें अपने रिश्ते वालों के लिए चाय नाश्ता ले आओ। नहीं माँ मैं नहीं लाऊंगी। कोई नहीं माँ, मैं ले आती हूँ। अंजलि ऐसे बोलकर चाय बनाने को चली गई, जबकि दिया बेशर्मों की तरह वहां पर बैठी रही। कुछ ही देर में अंजलि सभी के लिए चाय और नाश्ता बनाकर ले आई। देखिए जी, हमारा तो इरादा है कि हम अपने बड़े बेटे की शादी आपकी बड़ी बेटी से और छोटे की शादी छोटी से करवाएं। लेकिन माँ, मुझे तो इनकी छोटी बेटी ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो उसी से शादी करनी है। बड़ी वाली से तो मेरा कोई मेल नहीं है। क्या कहा बेटा? बहन जी, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने बड़े बेटी की शादी आपकी छोटी बेटी से करवा दूंगी और बड़ी वाली से मेरा कोई भी बेटा शादी। माँ, मुझे अंजलि पसंद आ गई है। मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। सच बेटा? तो क्या मैं अपनी दोनों बेटियों की बात आपके घर में पक्की समझूं? जी हाँ बिल्कुल। आरती की दोनों ही बेटियों का रिश्ता शांति के घर में उनके दोनों बेटों के साथ तय हो गया। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत गए और आज वो दिन भी आ गया जब दोनों ही बहनों की शादी हुई और आज उन दोनों की ही पहली रसोई थी। वाह, मेरी दोनों ही बहुएं कितनी सुंदर लग रही हैं। बहुओं, तुम दोनों तो बहनें भी हो तो तुम्हें शायद साथ में अपनी पहली रसोई बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जाओ तुम दोनों मिलकर हलवा पूरी और साथ में सब्जी बना लो। नहीं माँ जी, मैं ये सब नहीं बनाऊंगी। मैंने ना कभी ये सब बनाया है और ना ही अब बनाऊंगी। मुझे माफ करना। माँ जी कोई बात नहीं, अगर दिया कुछ नहीं बनाना चाहती है तो उसे मत बनाने दो, मैं बना लूंगी। और वैसे भी हम दोनों तो बहनें ही हैं, तो फिर खाना दिया बनाए या मैं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब जब तुम ठान ही चुकी हो तो फिर मैं क्या कहूँ। शांति ने अंजलि को खाना बनाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद अंजलि ने ही पहली रसोई बनाई। कुछ देर बाद ही सभी खाना खाने आ गए, जिसमें अंजलि तो सभी को खिलवाने के लिए खड़ी रही, लेकिन दिया बेशर्मों की तरह टेबल पर बैठ गई। दिया, तुम भी अपनी बहन के साथ खड़ी हो जाओ। क्यों? मुझे भूख लगी है, मैं तो अभी ही खाऊंगी। दिया ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ देर बाद सभी ने खाना शुरू कर दिया, जिसमें राघव ने पूछा, सब कुछ बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। माँ, कौन सी चीज किसने बनाई है? सब कुछ अंजलि ने बनाया है। अंजलि ने? दिया ने कुछ नहीं बनाया क्या? नहीं।
शांति की बात सुनकर गौतम को काफी अजीब लगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने कुछ नहीं बनाया था। लेकिन गौतम कुछ भी नहीं बोला। ऐसे ही अब शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और दिया, हर बात का जवाब देना अच्छा नहीं होता है। तुझसे मैंने कितनी बार बोला है कि इस चादर को उठाकर दूसरी बिछा दे, लेकिन तेरे बात ही समझ में नहीं आ रही है। ऊपर से तू मुझसे मुंह जोड़ी भी कर रही है। वरना तो क्या, आपकी ये बातें सुनती रहूं? मैं उनमें से नहीं हूं जो चुप रह जाए। जो आपकी ये बातें सुने उसे सुनाना, मुझे नहीं। दिया, इस तरह जबान चलाना अच्छा नहीं है। हाँ, अपनी दीदी को तो देखो, वो तुमसे कितनी अलग है। अच्छा, तो अब बात दीदी पर आ गई। ऐसा ही है तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? दीदी से ही कर लेते। दिया, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? रहने दे गौतम, इससे कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है। ये 1 नंबर की घर तोड़ने वाली औरतों में से है। इसकी बहन तो घर को जोड़ कर रखती है, लेकिन ये तोड़ देगी। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। दिया, शांत हो जाओ। गौतम जी, आप अलग हो जाइए। हम दोनों अलग रहा करेंगे, बस। दिया ऐसे ही घर तोड़ने वाली बातें कर रही थी, जिन पर गौतम ने किसी तरह उसे शांत किया। ऐसे ही फिर और कुछ समय बाद, आज तो काम पर बहुत ही ज्यादा देर हो गई, भूख भी लग रही है। सुनो, मैं घर आ गया, लगता है सभी सो रहे हैं। गौतम ऐसे बोलता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया, जहां पर उसकी पत्नी दिया भी सो रही थी। दिया, दिया उठो। दिया, मैं आ गया हूं, मुझे खाना दे दो। खुद ले लो ना, मुझे नींद आ रही है यार। अरे उठ भी जाओ। हर पत्नी अपने पति के काम से लौटने का इंतजार करती है, और एक तुम हो जो आराम से सो रही हो। हाँ, तो पत्नी बदल दो, इतनी ही शिकायतें रहती हैं तो। अब कैसे आंख से नींद उड़ी? जाओ, जाकर मुझे खाना दो। मैं क्यों दूं? खुद जाकर ले लो, या तुम्हारे हाथ पाँव नहीं है? हर बात में बस मुझे काम वाली बनाने का शौक चढ़ा रहता है सबको, तुमको भी और तुम्हारी माँ को भी। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? दिया ने अपने पति तक को खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से गौतम को काफी गुस्सा आया और वो सिर पकड़कर बाहर सोफे पर आकर बैठ गया कि तभी, ये लीजिए जेठ जी खाना। अरे अंजलि, तुम क्यों मुझे खाना दे रही हो? क्योंकि आपको भूख लगी है। आप दोनों की बहस से मेरी आंख खुल गई। जेठ जी, आप दिया की बात का बुरा मत मानना, वो बस जरा मूडी सी है और अपनी अपनी करती है। आप खाना खा लो, तब तक मैं उसे समझा कर आती हूँ। अंजलि ऐसे बोलकर दिया के कमरे के पास चली गई, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तभी उसके मुंह पर तकिया आकर लगा। दिया, क्या कर रही है? क्यों आई है यहाँ? देख, इस तरह से बर्ताव मत किया कर। ऐसे परिवार में दरार पड़ती है, और जब दरार गहरी हो जाए तो वो टूट भी जाता है। इसीलिए मुझे कुछ नहीं सुनना। पड़ती है तो पड़ जाए, टूटता है तो टूट जाए। आई डोंट केयर। अब तुम जाओ। अरे जाओ भी। दिया ने ऐसे ही अंजलि को अपने पास से भगा दिया। रोजाना अब घर में ऐसे ही कलेश होता था। दिया कोई काम वक्त से नहीं करती थी, जिसकी वजह से गौतम भी उससे परेशान था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, देख गौतम बेटा, मुझे लगता है कि अगर घर की शांति बनाए रखनी है तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा। तू अपने और दिया के लिए कोई दूसरा घर देख ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग साथ रह पाएंगे। ठीक है माँ, मैं भी ये नहीं चाहता कि पूरा ही परिवार टूटे, इसलिए मेरा ही शायद इस कड़ी से अलग हो जाना सही रहेगा। दिया ने एक दिन अपने पति का घर टुटवा ही दिया। गौतम ने अपना घर छोड़ दिया और वो दिया के साथ दूसरी जगह आकर रहने लगा। लगभग 1 महीने के बाद दोनों भाई एक पार्क में मिले। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं अपने परिवार से अलग रहूंगा। आपकी ही गलती है भैया, आप ही रूप पर मर गए, लेकिन मैंने आदत देखी जिससे आपको घर तोड़ने वाली मिली और मुझे घर तोड़ने वाली। इसीलिए तो कहते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। राघव की बात पर गौतम उसे पछताता सा देखता रह गया, लेकिन अब पछतावे से क्या ही होने वाला था। गौतम अब अलग जिंदगी बिताता था और राघव परिवार के साथ।